सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है मिडनाइट स्पेशल, जिसमें FBI वाले एक ऐसे लड़के को ढूंढ रहे होते हैं जो कि उनके हिसाब से एक हथियार होता है जिसका इस्तेमाल करके दूसरे लोग उन्हें और उनके देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वैसे तो ये गलत होता है, पर यह मैटर उससे भी कहीं ज्यादा सीरियस होता है, क्योंकि वो जिस लड़के को हथियार समझकर ढूंढ रहे होते हैं वो असल में इस दुनिया का ही नहीं होता। वैसे तो वो दिखने में एक 8 साल का नॉर्मल से लड़का होता है, पर उसके पास जो पावर्स या शक्तियां होती है लोग उसे देखकर उसको ईश्वर समझने लगते हैं। पर अब जब वो लड़का यानी कि एल्टन इस दुनिया का नहीं होता, तो ऐसे में वो इन सब के बारे में अपने पिता रॉय को बताता है, जो एल्टन के बातों पर यकीन करके उसे वहां पहुंचाने के लिए निकलता है जहां एल्टन उसे ले जाने को कहता है ताकि वो उसके दुनिया में वापस जा सके। पर इस दौरान यानी कि इस मूवी की शुरुआत में जब रॉय और उसका दोस्त लूकस एल्टन के साथ एक होटल पर रुके होते हैं, तब उन्हें न्यूज में ये दिखाई देता है कि उन्होंने एल्टन का किडनैप किया है। इन शॉर्ट, इसके वजह से उनके पीछे पुलिस पड़ जाता है, जो कि एक प्रॉब्लम तो होता ही है। पर यह प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होता, क्योंकि वो जहाँ जाने के लिए निकले थे वहां जाने के लिए वो सिर्फ रात को ही सफर कर सकते थे ताकि एल्टन पर सूरज का रोशनी ना पड़े, क्योंकि जब भी एल्टन सूरज की रोशनी में आता है वो तब अपने पावर्स में से कंट्रोल खोने लगता है। इसलिए वो रात को अंधेरे में ड्राइव करते हैं और दिन में आराम, जिसके वजह से वो प्लान के मुताबिक ही अंधेरा होने के बाद अपने सफर को शुरू करते हैं। पर तभी उस होटल में काम करने वाली एक लड़की उनको देख लेती है, जो उसके हिसाब से बिल्कुल वैसे ही थे जैसा कि न्यूज में बताया जा रहा था। इसलिए वो पुलिस को फोन कर देती है। पर इन सभी से अनजान रॉय और लूकस ड्राइव करते रहते हैं, जिनको कोई रास्ते में देख ना ले, इसलिए वो नाइट विजन गॉगल्स पहनकर गाड़ी के हेडलाइट को भी बंद कर देते हैं। पर वहीं इसके दूसरी तरफ फ्रेंच में, जहां एल्टन पहले रहा करता था और जहां सभी एल्टन को ईश्वर मानते थे, ये दरअसल वही लोग होते हैं जिन्होंने एल्टन के किडनैप होने का खबर पुलिस को दिया था। इनफैक्ट वो एल्टन को जल्दी से वापस पाने की कोशिश में रॉय का फोटो भी मीडिया को दे देते हैं, यहाँ तक कि वो अपने 2 लोगों को उनके पीछे भेजते हैं। पर तभी इसी दौरान वहाँ FBI वाले पहुँच जाते हैं, जो कि आकर उन सभी के अलावा उनके लीडर यानी कि कैल्विन को पकड़कर एक फैसिलिटी तक लेकर जाते हैं उनसे पूछताछ के लिए, जिसमें NSA का एक आदमी पॉल कैल्विन से एक नंबर कॉम्बिनेशन के बारे में पूछता है, 53, 23, 77 और 127, यानी कि ये नंबर उनके लिए क्या है। जिसके जवाब में कैल्विन ये कहता है कि ये उस सरमन्स के कुछ हिस्से हैं जो उसके धार्मिक किताब पर लिखे हुए हैं, जिसको दरअसल उसी ने लिखा है। जिसको सुनने के बाद पॉल एक हैरान करने वाला चीज रिवील करता है, जिसमें वो ये कहता है कि जो शब्द और नंबर उसके सरमन्स में लिखे हुए हैं वो सभी गवर्नमेंट के बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से जुड़े हैं, जिसको उस तारीख को सैटेलाइट के जरिए इनकोड करके ट्रांसमिट किया गया था, जिस तारीख के बारे में उसके सरमन में लिखा हुआ है 18 जनवरी 2010। इन शॉर्ट, इतना बड़ा सीक्रेट और इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन उसको मिला कैसे, ये सवाल पॉल कैल्विन से पूछता है। जिसका जवाब में कैल्विन ये बताता है कि उसे इस नंबर्स के बारे में एल्टन नाम के एक लड़के ने बताया था, जो फिलहाल फरार है। जिसको सुनकर पॉल ये जानने की कोशिश करता है कि एल्टन को ये सब इंफॉर्मेशन कैसे मिला। जिसके जवाब में कैल्विन ये कहता है कि एल्टन कई भाषाओं में बात करता है, कभी कुछ जाने पहचाने भाषाओं में तो कभी अनजाने भाषाओं में, जिसको सुनकर ही उसने अपने धर्म ग्रंथ को लिखा था, क्योंकि कैल्विन और वहाँ के बाकी लोगों के हिसाब से ये सभी ईश्वर के शब्द थे, जो कि एक तरफ चल ही रहा होता है कि वह दूसरी तरफ रास्ते में एक एक्सीडेंट के वजह से लूकस और रॉय का सामना पुलिस से हो जाता है, जो कि उनको देखकर बाकी पुलिस वालों को इन्फॉर्म करने ही वाला होता है कि तभी लूकस उसे शूट कर देता है और उस पुलिस वाले के लिए एक एम्बुलेंस बुलाकर रॉय और एल्टन के साथ वहां से भाग जाता है, जो कि वहां से निकलने के बाद एक दोस्त के घर पर रुकते हैं ताकि वो दिन के उजाले से एल्टन को दूर रख सके, जिसमें वो इसी दौरान आराम भी करते हैं। पर तभी रात के दौरान अचानक से रॉय को भूकंप का झटका महसूस होता है, जो कि एल्टन के पावर्स को यूज करने के वजह से हो रहा था। इसलिए वो जल्दी से एल्टन के रूम की तरफ भागता है, जहां जाकर वो ये देखता है कि उसका दोस्त ही उसे चोट पहुंचा रहा है,
इसलिए वो एल्टन को उससे दूर करके उसको वैन लेकर वहां से निकल जाता है। जबकि वह दूसरी तरफ रेंच में FBI वाले अब भी एल्टन के बारे में पूछताछ करने में लगे होते हैं, जहां उन्हें सभी से पहले की तरह ही जवाब मिलता है। खैर, इन सब चीजों से अनजान रॉय एल्टन को लेकर आगे बढ़ता रहता है, जिसमें इसी दौरान लूकस ये देखता है कि एल्टन किसी और भाषा में बात कर रहा है, पर वो क्या है। रॉय इस चीज को समझाने के लिए रेडियो के कुछ चैनल बदलता है, जिसको बदलते बदलते लूकस को एक ऐसा चैनल मिलता है जिसमें एक आदमी उसी भाषा में वही बात कर रहा था जो एल्टन कर रहा था। इन शॉर्ट, एल्टन रेडियो फ्रीक्वेंसी को सुन सकता था। खैर, अब जब उन्हें रास्ते पर चलते चलते खाना भी चाहिए होता है, तो वो ऐसे में गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां रॉय और लूकस एल्टन को गाड़ी में रुकने को बोलकर खाना लेने के लिए निकलते हैं। पर उसके थोड़ी ही देर बाद एल्टन को वहां कुछ महसूस होता है, जो कि होता है एक सैटेलाइट, जिसको एल्टन देखते ही देखते स्पेस से जमीन में फेंक देता है, जिससे बचने के लिए वो सभी वहां से जैसे तैसे भाग जाते हैं। पर इसी दौरान एल्टन के नाक और कान से खून बहने लगता है। हालांकि लूकस उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, पर रॉय उसे ऐसा नहीं करने देता। उल्टा वो उसके अगले डेस्टिनेशन यानी कि एल्टन के माँ के घर की ओर बढ़ने बोलता है, जो काफी समय के बाद एल्टन को अपने पास देख बहुत ही खुश होती है। पर अब जब वो सैटेलाइट बिना किसी वजह के ही अपने ऑर्बिट से हटकर जमीन पर गिर गया था, तो ऐसे में FBI वाले वहां भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो सैटेलाइट नीचे गिरा था उसका काम था न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को डिटेक्ट करना। इन शॉर्ट, वो सैटेलाइट एल्टन के ऊपर इसलिए आया था क्योंकि उस सैटेलाइट को एल्टन के बॉडी से बिल्कुल वैसा ही हीट सिग्नेचर मिल रहा था जैसा कि एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से मिलता है। इसलिए उस सैटेलाइट ने क्रैश होने से पहले एल्टन का एक हीट सिग्नेचर वाला फोटो ले लिया था, जिसको देखकर उन दोनों एजेंट्स को ये समझ में ही नहीं आता कि आखिर एल्टन है क्या। इसलिए वो उस हीट सिग्नेचर के मदद से ड्रोन को प्रोग्राम करके एल्टन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हालांकि सैटेलाइट के गिरने के बारे में एल्टन की मां सैरा को न्यूज से पता चलता है, पर फिर भी उसे रॉय और लूकस के तरह ये नहीं पता होता कि एल्टन ने आखिर ऐसा क्यों किया था। जिसके पूछे जाने पर एल्टन सैरा को ये जवाब देता है कि वो सैटेलाइट उस पर नजर रख रहा था, जो कि उन पुलिस वालों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था जो उसे पकड़ना चाहते हैं, जो कि दरअसल एल्टन को रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से पता चलता है। पर एल्टन को जिनके बारे में नहीं पता होता वो होते हैं रेंच के वो दो लोग जिनको शुरुआत में कैल्विन ने इनके पीछे भेजा था, जो कि एल्टन को ढूंढते ढूंढते सैरा के घर पहुंच जाते हैं, जहां वो सैरा के गाड़ी को गायब देख उसके गाड़ी का पीछा करने लगते हैं, उसी गाड़ी का जिसमें एल्टन और बाकी सभी होते हैं। पर तभी अचानक से एल्टन का तबीयत खराब होने लगता है, उसे सांस लेने में तकलीफ होता है, जिसके वजह से वो फिर से एक बार अपने पावर से कंट्रोल खोने लगता है। हालांकि सैरा जैसे तैसे एल्टन को शांत कर देती है, पर वो जैसे ये देखती है कि एल्टन के आसपास के सभी घास सूख रहे हैं, वो तभी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए फिर से एक बार लूकस उसे हॉस्पिटल ले जाने को बोलता है, क्योंकि एल्टन का हालत दिन ब दिन खराब हो रहा था। इनफैक्ट वो कमजोर पड़ रहा था। पर रॉय फिर से एक बार अपने जिद पर अड़े रहकर उसे हॉस्पिटल ले जाने से मना करता है, इस डर से कि वहां से पुलिस वाले उसके बेटे को उससे छीन कर ले जाएंगे। जिसमें इसी दौरान एल्टन एक ड्रोन को अपने ऊपर उड़ते हुए देख लेता है, इसलिए वो अपनी मां सैरा को लूकस के साथ जाने को बोलकर खुद रॉय के साथ वहां से जंगलों की तरफ भागता है, जहां भागते भागते उन दोनों को एक गुफा मिलता है, जहां रॉय सूरज की रोशनी से बचने के लिए दिन में भी वह रुकने का सोचता है, पर एल्टन ऐसा करने से मना कर देता है। हालांकि एल्टन का तबीयत धीरे धीरे और भी खराब होता जाता है, पर वो फिर भी अपने पिता रॉय से एक बार सूरज की रोशनी के सामने खड़े होने की बात करता है, जिसके लिए एल्टन जैसे तैसे रॉय को मना लेता है। पर वह दूसरी तरफ पॉल, जो कि ये सोच रहा होता है कि एल्टन आखिर कहाँ जा रहा है, उसे आखिरकार ये समझ में आ जाता है कि एल्टन को उन गवर्नमेंट सीक्रेट्स के बारे में इसलिए पता है क्योंकि वो उनके बातचीत को रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए सुन रहा था। पर कैसे, ये पॉल को अब भी नहीं पता होता। खैर, अब जब एल्टन सूरज की रोशनी को महसूस करना चाहता था, तो ऐसे में रॉय उसे उगते सूरज के सामने ले जाता है, जिसके वजह से एल्टन को काफी तकलीफ होता है। पर आखिर में वो अपने पावर्स को रिलीज करते हुए
अनजाने में ही अपने आसपास एक डूम बना लेता है, जो कि वैसे तो पल भर के लिए ही होता है, पर उस दौरान रॉय उस दुनिया को देखता है जिस दुनिया की बात एल्टन कर रहा था। इन शॉर्ट, एल्टन सूरज की रोशनी के वजह से ना सिर्फ पूरे तरीके से ठीक हो जाता है, बल्कि वो अपने पूरे पोटेंशियल को अनलॉक कर लेता है। जिसके बाद वो दोनों ही उस होटल में जाते हैं जहाँ सैरा और लूकस रुके हुए थे, जहाँ फाइनली एल्टन सबको अपने दुनिया के बारे में बताता है, जो कि ठीक इंसानों के दुनिया के ऊपर बना होता है, जहाँ के लोग इंसानों पर नजर रखते हैं। खैर, ये सब उन सभी के लिए नया और अनोखा चीज होता है, पर वो जैसे ही इन सब के बाद वहाँ से निकलते हैं, वैसे ही रेंज के वो दो लोग आकर उन पर हमला करके एल्टन को उठाकर ले जाते हैं। हालांकि रॉय उनका फिर भी पीछा करते रहता है, पर वो उन्हें पकड़ नहीं पाता। हालांकि फिर भी रास्ते में पीछा करते करते वो ये देखता है कि उन लोगों को मिलिट्री वालों ने पकड़ लिया है, इनफैक्ट उसके बेटे को भी, जिसको वो इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। इसलिए रॉय इस बात से बहुत गुस्सा और दुखी हो जाता है, क्योंकि अब जब उसे FBI वाले लेकर गए थे तो ऐसे में वो कुछ भी करके एल्टन का पता नहीं लगा सकते थे, जिसको दरअसल FBI वाले एक सीक्रेट फैसिलिटी में लेकर उससे पूछताछ करते हैं। पर एल्टन वहां पर किसी से बात नहीं करता सिवाय पॉल के, इसलिए वो सिवाय पॉल के सभी को वहां से जाने को बोलता है और पॉल से फेस टू फेस बात करते हुए उसे ये समझाता है कि वो ना तो कोई हथियार है और ना ही किसी का ईश्वर, वो सिर्फ अपने घर लौटना चाहता है। जिसको सुनने और एल्टन के पावर को देखने के बाद पॉल चोरी छुपे एल्टन को वहां से बाहर ले आता है और रॉय को फोन करके एल्टन को लौटाने की बात करता है। इसलिए रॉय बाकी सभी के साथ एल्टन को पॉल से लेकर मिलिट्री से बचते हुए एल्टन को एक खुले मैदान तक लेकर जाता है। पर इस दौरान रॉय मिलिट्री को भटकाने के लिए एल्टन को सैरा के साथ भेजता है। इसलिए जहां एक तरफ रॉय मिलिट्री को एल्टन से दूर रखने के लिए अपने पीछे भगा रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ एल्टन अपने पावर्स को यूज करके एक बहुत बड़ा डूम बनाता है, जिसके अंदर जो भी होता है उसे वो दूसरा दुनिया साफ साफ दिखाई देता है, जिसके बारे में एल्टन बात कर रहा था। चाहे वो लूकस हो, पॉल हो, मिलिट्री हो या फिर वहाँ पर काम कर रहे लोग, इस चीज को सभी अपने आंखों के सामने देखते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। पर इस दौरान रॉय और लूकस एक्सीडेंट के वजह से पकड़े जाते हैं, पर इससे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एल्टन, जो कि सैरा के साथ था, वो अपने लोगों के साथ अपने दुनिया में वापस जा रहा था, जहां एल्टन वहां के सभी लोगों को सैरा को दिखाते हुए उसे अलविदा बोलता है और फिर उस डूम को बंद कर देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।